स्वागत है आप सभी का आज की इस इंग्लिश लाइव क्लास में। पिछले 2-3 दिन से आप कंपोजिशन पार्ट पढ़ रहे थे। हमारे कॉलेज के रिस्पेक्टेड मैम आपको पढ़ा रहे थे, उनको किसी काम की वजह से 2 दिन ऑफ रखना पड़ा है, इसलिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली फ़ोन किया कि सर आधा घंटा ही सही, जो टॉपिक्स आपने पढ़ाए हैं प्लीज़ उनको आप रिवीजन में लगातार लेते रहें, हमें इससे बड़ा बेनिफिट मिल रहा था। और देखिए कंपोजिशन पार्ट भी बहुत ज़रूरी है। ग्रामर पार्ट तो हो चुका है, कंपोजिशन पार्ट ख़त्म होते ही मैं पूरी कोशिश करूँगा कि क्लासेस रेगुलर रखी जाए, और रेगुलर अगर ना भी हो पाया तो ऑल्टरनेट डेज में हम आपके सामने आते रहेंगे जितना पॉसिबल हो सका। ओके, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ज़रा मुझे थम्स अप से कंफर्म करवा दीजिए कि आप तक वीडियो क्लियर पहुंच रही है, वॉइस ठीक आ रही है, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें। अमित, गुड इवनिंग। प्रमोद, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। एस पिचालिया आ चुके हैं, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। एवरीथिंग इज ऑल राइट, थम्स अप आपका मिल चुका है, वेरी गुड। चलिए एक बार फिर से आपके किए हुए टॉपिक्स में से कुछ सेंटेंसेस जो मुझे लगा कि आरएस के लेवल के होने चाहिए, कुछ इजी कुछ डिफ़िकल्ट, दोनों मिक्स करके आपके सामने रख रहा हूं मैं। और पर्पस है वही, स्पॉटिंग एरर। हर सेंटेंस में आपको कोई ना कोई एरर मिलेगी, और जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें किसी न किसी में ऐसा भी हो सकता है कि सेंटेंस राइट हो, और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई मिस्टेक है तो ठीक है, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद हल्की से हमें खटक तो जाती है कि यहाँ कुछ ऑकवर्ड लग रहा है। उसके बाद भी ये देखें कि सेंटेंस कहीं राइट तो नहीं है, हम ज़बरदस्ती मिस्टेक निकाल रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस आपके सामने है। चलिए आपको कुछ बेनिफिट मिले एस पिचालिया, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको रेगुलर रखने की कोशिश की जाए। और रेगुलर ना सही तो ऑल्टरनेट डेज में कोशिश करेंगे आपके लिए वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाते रहें, इम्पोर्टेंट मैटर को लाते रहें। आई कैन नॉट गेट योर वर्क टू बी डन बाय हिम। इस सेंटेंस को रीराइट करना हो, जैसा कि आपके पेपर का पैटर्न है, पेपर में जिस तरह के सेंटेंसेस पूछे जाएंगे उनमें अगर देखें तो एक बार हर सेंटेंस को ऐसा मान के कीजिए सेम सेंटेंस या इसी ही पैटर्न पर कोई सेंटेंस हमारे सामने रख दिया जाए और आपको कहा जाए कि रीराइट करें। फिर से लिख के सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएं, ठीक करें अगर इसमें एरर है तो कहाँ आपको लगता है फर्स्ट सेंटेंस में कोई एरर है? नहीं है तो हम कह सकते हैं सेंटेंस राइट है। आई कैन नॉट गेट योर वर्क टू बी डन बाय हिम। मीनिंग पहचानने में हल्की फुल्की कोई परेशानी है तो मैं आपकी मदद कर देता हूँ। एक्चुअली अब मुझे करनी नहीं चाहिए, अब आपको पहचानना चाहिए, क्योंकि टॉपिक्स होने के बाद बहुत बार हमने एरर डिटेक्शन में इस तरह के सेंटेंसेस को सामने रखा है और मैं साथ साथ हेल्प करता भी रहा हूँ। अब जो है आपको उसका मीनिंग पहचानना होता है। आपको पहले उसका मीनिंग पहचानना है, फिर ये सेंटेंस कौन से टॉपिक से कुछ पता चल जाना चाहिए। आई कैन नॉट गेट योर वर्क टू बी डन, मीनिंग है मैं आपका काम उससे करवा नहीं सकता, मैं आपका काम उससे करवा नहीं सकता हूं। ये इसका मीनिंग बैठ रहा है। और आपका अभी तक कोई आंसर आया नहीं है ठीक से, तो आप ऐसा मानिए कि थोड़ा सा हिंट मैं देता हूं एक बार फिर सही। गेट यहां पॉजिटिव वर्ब है, गेट यहां पर पॉजिटिव वर्ब
है उससे आपको कुछ पता चलता हो सेंटेंस में किस तरह की मिस्टेक है, ये सेंटेंस राइट कैसे होगा, करेक्ट कैसे होगा, मैं आपका काम उससे नहीं करवा सकता। अभी तक कोई आंसर नहीं दिया गया। चलिए, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि एक बात नहीं समझ में आ रही बात, आई कैन नॉट गेट तक तो ठीक चल रहा है, पॉजिटिव वर्ब मैंने हिंट दे भी दिया, आई कैन नॉट गेट, और मैंने कहा कि गेट के जब कोई पॉजिटिव वर्ब यूज हो जाती है सेंटेंस में, आपको बहुत इजी तरीका बताया था, अगर भूल गए हैं एक बार फिर से सुनिए। जब कोई पॉजिटिव वर्ब सेंटेंस में यूज हो जाती है, कौन सी पॉजिटिव वर्ब, 3 की बात की थी हमने, कौन सी पॉजिटिव वर्ब्स की बात की थी, एक तो थी मेक, एक थी हैव और एक थी गेट, ये 3 की बात हमने की थी। हाँ चलिए लिखते हैं, टू बी नहीं आएगा, ठीक है। आई कैन नॉट गेट, अब सही आंसर दिया है, मेरे बताने से पहले आंसर आ गया, अच्छी बात है, पहचान पाए। जब भी, बाकी स्टूडेंट सुन लें, जब भी पॉजिटिव यूज वर्ब का यूज हो जाता है सेंटेंस में, तो उसके ठीक बाद जो वर्ड्स लिखे होते हैं, उसके ठीक बाद, जैसे योर वर्क लिखा है, अगर वो बचे हुए सेंटेंस का, बचा हुआ सेंटेंस यानी पॉजिटिव वर्ब के बाद का सेंटेंस, योर वर्क टू बी डन बाय हिम लिखा है ना, तो अगर वो बचे हुए सेंटेंस का डूअर है, फिर तो सेंटेंस चलेगा एक्टिव स्टाइल में। और अगर ये पॉजिटिव के बाद का यूज किया गया वर्ड, लिखा हुआ वर्ड, बचे हुए सेंटेंस का डूअर है, काम को करने वाला डूअर है, तो डूअर है तो एक्टिव में चलेगा, डूअर नहीं है तो पैसिव में चलेगा, सिंपल सी बात है। तो योर वर्क लिखा है, तो वर्क किसी काम का डूअर नहीं हो सकता, वर्क को किया जा सकता है, वर्क किसी काम को नहीं करेगा, इसलिए ये डूअर नहीं है, तो सेंटेंस पैसिव में चलेगा, और पैसिव में चलेगा तो गेट के ठीक बाद वर्ब जो है सीधी थर्ड फॉर्म में आ जाएगी, वर्ब जो है पॉजिटिव के बाद सीधी थर्ड फॉर्म में आ जाएगी। दूसरी बात, जो पहले स्टूडेंट्स क्लास में नहीं थे, पूरा टॉपिक तो मैं नहीं समझा पा रहा हूं क्योंकि दोबारा उतनी देर तो हम इस पर नहीं लगा पा रहे हैं, जो उस टाइम नहीं थे या अधूरा समझा था, मेक, हैव, गेट जब एक्टिव में चल रहे हों, एक्टिव में चलने का मतलब ये है कि यहाँ पे मेक लिखा हो या गेट लिखा हो या हैव लिखा हो, पॉजिटिव यूज हो गई, आगे का सेंटेंस अगर एक्टिव में चल रहा है, एक्टिव का मतलब यहाँ पे इनके ठीक बाद डूअर लिखा है सेंटेंस का, बचे हुए सेंटेंस का डूअर, जो एक्शन को करेगा या किया जिसने, डूअर लिखा है, तो जब एक्टिव में सेंटेंस चलेगा तो इनमें से सिर्फ गेट के साथ ही आगे चल के टू लगता है, बाकी दोनों के साथ नहीं लगता, ना तो मेक के साथ ना ही हैव के साथ, टू लगता है तो सिर्फ गेट के साथ। और जब सेंटेंस पैसिव में चल पड़े, पैसिव में चल पड़े, तो एक मेक ही ऐसा है जिसमें पैसिव में चलते सेंटेंस में टू लगेगा, बाकी दो का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि ये पैसिव में बनते ही नहीं है, गेट और हैव पैसिव में होते रहे, अकेला मेक पॉजिटिव को ही पैसिव में बोला जाता है, वॉज मेड, वर्ब मेड करके। चलिए नेक्स्ट, बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, और मीनिंग आप समझ गए होंगे क्योंकि आधा सेंटेंस एकदम साफ लिखा है, आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, आधा सेंटेंस एकदम साफ लिखा है। थोड़ी वॉइस बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, देखिए ठीक आ रही है, कोशिश करो, कहाँ से हो सकता है वॉइस हो, अगर है इसमें गुंजाइश तो। हाँ जी, बीइंग रेनी डे आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, और पूरी हिंदी आप अगर समझ पाए हो, क्योंकि आई कुड नॉट गो टू कॉलेज का मतलब तो समझ पाए, मैं इस कॉलेज नहीं जा सका। वजह क्या थी? वजह भी आपने देख ली, बारिश का दिन होने के कारण के नाते,
बारिश का दिन होने के नाते आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। तो मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूँ। इससे पहले कि मैं आंसर बताऊँ, कोई एक दो स्टूडेंट्स आंसर दें, चाहे वो सही निकले चाहे वो गलत निकले, एक अंदाज़ा हमें लग जाए कि यहाँ ये चल रहा है आपके मन में। हो सकता है आंसर राइट पे आ जाए। बीइंग अ रेनी डे आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। और अगर आपको इसमें थोड़ी बहुत भी परेशानी हो रही है तो मैं एक बार इसके साथ का सेंटेंस और लिखता हूं। उसमें और इसमें अंतर तो होगा, लेकिन मीनिंग हिंदी में एक जैसा नजर आएगा। जैसे कि बीइंग इल आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। और शायद इसका मीनिंग आप समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या बनता है? बीइंग इल, बीमार होने के कारण या बीमार होने पर या बीमार होने के नाते ऐसा हुआ। कैसा हुआ? आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। इसमें एक क्लोज आप देख रहे हैं पार्टिसिपल क्लोज है और दूसरा क्लोज बाद में लिखा गया है। इसमें भी एक क्लोज पार्टिसिपल क्लोज है। पार्टिसिपल का मीनिंग जो नहीं जानते, शॉर्ट में मैं बता दूं कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म में होती है, लेकिन वैसे तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म किसी टेंस को बनाती है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाती है। या यहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को नहीं बना रहा। इसका जो मीनिंग बनता है, अक्सर इसके मीनिंग बना करते हैं, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। होने के नाते, होते हुए, इस तरह के मीनिंग बनते हैं। जिस तरह यहां बन रहा है बीइंग रेनी डे, बारिश का दिन होने के नाते, इट मीन्स के कारण आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। या बीइंग इल, बीमार होने के कारण आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पूरा कुछ 5 या 7 मिनट एक पार्टिसिपल या जीरंड पे हम नहीं लगा रहे हैं। अगर आज के टॉपिक के बाद थोड़ा सा वक्त हमें मिलता है तो जीरंड और पार्टिसिपल का भी इशारा मैं करता चला जाऊंगा कैसे पहचानते हैं। अभी तक कोई आंसर आपका आया नहीं। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ 2 क्लॉजेज हैं। एक तो पार्टिसिपल क्लॉज बीइंग रेनी डे, और बाकी बच्चे क्लॉज को आप अच्छी तरह समझ रहे हो क्या लिखा है। आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जा सका। ध्यान ये रखिए कि आपको ये तो मालूम है कि हर सेंटेंस में हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है। जैसे यहां वर्ब कौन है? गो। कुड नॉट गो, गो यहां वर्ब है, तो इसका सब्जेक्ट कौन जा सका या नहीं जा सका? आई सब्जेक्ट है। लेकिन जो पार्टिसिपल क्लॉज है, अगर उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, दिया हुआ नहीं है, नीचे भी नहीं दिया हुआ, यहां भी नहीं दिया, यहां भी नहीं दिया, तो पहले मैं इस सेंटेंस से आपको समझाता हूं कि इसमें क्या आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। देखिए पार्टिसिपल क्लॉज बीइंग इल, और आगे जो सेंटेंस चल रहा है आई कुड नॉट, इसका मीनिंग आप समझ चुके थे। अगर हम ऐसे का ऐसे सेंटेंस बोलते हैं तो हिंदी तो इसकी बन जाती है कि बीइंग इल आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, बीमार होने के नाते ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज नहीं जा पाया। लेकिन आपने देखा कि पार्टिसिपल क्लॉज में कोई सब्जेक्ट नहीं है, और अगर नहीं है ना तो ये जो पीछे आने वाला सब्जेक्ट है, पार्टिसिपल क्लॉज खत्म होते ही जो सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस में काम कर रहा है, बचे हुए में क्लॉज में काम कर रहा है ना, वही इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। यही यहां इसका मतलब कौन बीइंग इल, आई की ही बात हो रही है, ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। और अगर हमने इसमें ऐसे चला दिया तो बीइंग ए रेनी डे, आई, इसका मतलब आई इसका भी सब्जेक्ट बन चुका है। तो आई बीइंग ए रेनी डे मतलब मैं बारिश का दिन था, ये मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बारिश का दिन था इसलिए मैं कॉलेज नहीं जा पाया। इसका मतलब आपको इसका सब्जेक्ट अलग शो करना होगा। बचे हुए क्लॉज का सब्जेक्ट आई है, वो हम पता है। कौन कॉलेज गया या नहीं गया, काम किसने किया या नहीं किया, वो आई की बात हो रही है। तो इसलिए आपको सेंटेंस करेक्ट करने के लिए यहां लगाना पड़ेगा इट बीइंग ए रेनी डे।
इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट गो टू कॉलेज। अब इस क्लॉज का सब्जेक्ट अलग हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया आई। अगर हम ऐसे ही चला देते तो आई ही इसका पार्टिसिपल क्लोज का भी सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे कि यहां जरूरत नहीं थी बीइंग इल, आई बीइंग से पहले कोई सब्जेक्ट नहीं तो आई ही कोई बनाना है हमें। आई बीइंग इल, बीमार था कौन? आई ही बीमार था, इसलिए यहां किसी सब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ी। यहां इट लगाया नहीं जाएगा। इट बीइंग ए रेनी डे, बारिश का दिन था होने के नाते आई कुड नॉट, तो इसका सब्जेक्ट इसको मिल गया इट। अब आई हट गया इससे, मतलब इस सेंटेंस से, इस क्लॉज से, पार्टिसिपल क्लॉज से आई का कोई लेना देना नहीं है। नहीं तो बन रहा था बीइंग ए रेनी डे आई। जैसे आप अगर कोई भी अधूरा समझाओ तो ये देखिए क्या लिखा है, आगे मैं कुछ लिखना चाहता हूं, इतने का ही मतलब क्या बन गया? बीइंग ए टीचर, एक टीचर होने के नाते आगे लिखा है इट्स माई ड्यूटी टू, कोई भी सेंटेंस में फ्रेम कर देता हूं, इनकलकेट मोरल वैल्यू इन द स्टूडेंट्स। शुरुआत देखिए, बीइंग ए टीचर, एक टीचर होने के नाते आई एम रिस्पॉन्सिबल, सेम कर देता हूं मैं अगर आपको अभी भी परेशानी है तो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, यूं कर लेते हैं, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर बीइंग ए टीचर, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो यहां टीचर होने के नाते टीचर कह किसको रहे हो? आई ही इसका सब्जेक्ट है, इसलिए इसको अलग से सब्जेक्ट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन रेनी डे के लिए आई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको इस तरह इट लगाने के बाद, हाँ, इसका जो मतलब बनता है इट वॉज ए रेनी डे एंड आई कुड नॉट गो टू कॉलेज, मीनिंग ये बनता है, करेक्ट। तो इट यहां लगाना पड़ेगा आपको। आई थिंक यू हैव गॉट द पॉइंट, समझ गए होंगे आप। चलिए, इस तरह के सेंटेंसेस और आगे आने वाले दिनों में भी हम बीच बीच में लाते रहेंगे, ताकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार सेंटेंस आएगा तो पता चल जाएगा, अब एक प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, इतना ही लिखा है। देयर आर ओनली 5 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में 5 ही वर्ड्स हैं, छोटा सा सेंटेंस है। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, इसका मीनिंग बन रहा है। अब ये छोटे से सेंटेंस में मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो आंसर है वो राइट आ जाना चाहिए। बताएं, क्या ये सेंटेंस राइट है? क्या ये सेंटेंस रॉन्ग है? अगर रॉन्ग है तो ये राइट कैसे किया जा सकता है? कहाँ मिस्टेक है? और उम्मीद मुझे ये है कि आपका आंसर वो भी करेक्ट जल्दी आ जाएगा। यस, आ गया। एसपी चालिया ने आंसर दिया है, बाकी अभी शांत बैठे हैं। प्रिया गोस्वामी नहीं, गंगवानी, ठीक है। प्रिया कहती हैं हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। ठीक है, देखिए ये सेंटेंस कैसे होगा कि आपने देखा ना, इसका जो एंड में क्या लिखा है, फॉर या सिंस और टाइम। तो न जाने कितनी बार हम ये पॉइंट कर चुके हैं। फॉर या सिंस टाइम के रूप में जब किसी सेंटेंस में लगा हो, पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में फॉर या सिंस लगते हैं, ये आपको मालूम है। तो वो टेंस ही कौन सा होता है? पहले नंबर पे ज़्यादातर हम पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है। पहले नंबर पे ज़्यादातर जो हम पढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है, और होता भी है, आंसर राइट है। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ इतना ही जानते हैं कि सिंस फॉर का यूज़ हो रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। नहीं, बहुत बार परफेक्ट टेंस भी होता है। मीनिंग देखा जाता है, मीनिंग किस तरीके का बैठ रहा है ना। आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग सही होना चाहिए, क्योंकि पहले बताया जा चुका है बहुत बार, इसलिए मैं यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा इसके बारे में। ये होना चाहिए आई हैव ईटन नथिंग।
आई एट नथिंग की जगह आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग। छोटी सी बात है, मैंने बता दिया। सिंस फॉर का यूज चल रहा हो उससे पहले सेंटेंस या तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस यानी हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी या हैड बीन आईएनजी भी। ये नहीं कह रहे कि प्रेजेंट ही होगा ना, पास्ट भी हो सकता है, लेकिन होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या फिर परफेक्ट टेंस। आई हैव ईटन नथिंग, तो जो सेंस दे रहा हो, इट मीन्स अगर एक्शन अभी भी कंटिन्यूटी में चल रहा है तो हम ऑब्वियसली हैज बीन आईएनजी, हैव बीन आईएनजी यूज कर रहे हैं, करना होगा हमें, है ना। आई हैव ईटन, यहां कोई भी एक्शन कंटिन्यूटी में नहीं चल, ऐसा एक्शन ही नहीं है जो अभी तक कंटिन्यूटी में चल रहा हो। जैसे कि आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश। अब हम आगे या तो कर सकते हैं इसी तरह का टाइम दिया हो, सिंस मॉर्निंग ही दिया है, या कोई दूसरा टाइम दिया है, जैसे आप एक्चुअल में पढ़ रहे हैं तो आपने यहां लिखा फॉर 1 मंथ, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज किया जाता है। लेकिन जब इनका यूज हो गया तो उससे पहले का सेंटेंस या तो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्योंकि एक्शन कंटिन्यूटी में शो करना हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, नहीं तो परफेक्ट टेंस भी होता है। इसके बारे में स्टूडेंट्स बहुत कम याद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट, तो ये इस तरह बैठना चाहिए, आई हैव ईटन नथिंग, आई एट नथिंग सिंपल पास्ट की तरफ जा रहा है। हमें करना है प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, दोनों में से एक, तो ये सिंपल पास्ट है। मिस्टेक साफ नजर आ रही थी। चलिए आगे, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम लिसनिंग द म्यूजिक लिखा है। क्या इस सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है, या सेंटेंस ऐसा तो नहीं है, राइट आ गया पहला हमारे सामने, करेक्ट लिखा हुआ आ गया। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम लिसनिंग द म्यूजिक, ये लिखा है। उम्मीद है बहुत जल्दी आएगा आंसर, यहाँ हमें वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत देर नहीं लगानी पड़ेगी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? BPS 1 बिल्कुल सही, आपने अपना आईडी रखा है 1 नंबर, और 1 नंबर पे ही आंसर, और आंसर भी राइट दिया, टू द म्यूजिक आएगा। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम लिसनिंग टू द म्यूजिक होता है, ना कि लिसनिंग द म्यूजिक। बहुत बार हम प्रेपोजिशन को बहुत से सेंटेंसेस में छोड़ जाते हैं, और उसी तरह के सेंटेंसेस ही एग्जाम में आते हैं। तो यहां होना चाहिए लिसनिंग टू द म्यूजिक, लिसनिंग टू। जैसे एक सेंटेंस इसके साथ का और देखें, ऐसा कई बार बोल जाते हैं बहुत लोग, या ऐसा कई बार सेंटेंस हमें सामने मिलता है, समवन इज नॉकिंग द डोर, तो हमारा हिंदी पर्पस जो मीनिंग निकालते हैं ना वो पूरा हो जाता है, तो हमें थोड़ा लगता है कि ठीक ही है सेंटेंस। समवन इज नॉकिंग द डोर नहीं, समवन इज नॉकिंग एट द डोर होना चाहिए, समवन इज नॉकिंग एट द डोर होना चाहिए। इसलिए प्रेपोजिशन कई बार ऐसा लगता है कि यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है तो सेंटेंस सही जा रहा लग रहा होता है, क्योंकि उसका मीनिंग सही बन रहा होता है हिंदी में। तो आप इस तरह के सेंटेंसेस प्रेपोजिशन टॉपिक में आपको मिलेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखें, इन पे कई बार क्वेश्चन बनाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, देखिए
द अर्थ's atmosphere comprises of 3 layers. बताइए इसमें कहाँ ऐसा लग रहा है कि कोई मिस्टेक है? The Earth's atmosphere comprises of 3 layers. आपका आंसर आने के बाद मैं थोड़ा बता पाऊंगा इसके बारे में। प्रवीण सिंह सोढ़ा, द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ आएगा। ठीक है, ये कहीं नाउन का आपने प्रवीण सिंह सोढ़ा, हाँ नाउन का कहीं पढ़ा है आपने। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि अपोस्ट्रोफी एक नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी लग के आगे दूसरी नाउन आती है। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने लिखा सही है कि अगर इसको जैसे स्टूडेंट्स नेम हम लिखते हैं, स्टूडेंट्स नेम, तो नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये वो बात आप कर रहे हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, मतलब आपको एक्सेप्शंस में ऐसा पॉइंट मिलेगा अगर आपने कहीं पढ़ा है, तो इसको तो आप गलत ना माने। आपने पहले जो आंसर दिया वो, हाँ अब आंसर 2-3 आए हैं, आपका भी आ चुका है। कंप्राइज होगा, यहाँ ऑफ लगेगा नहीं, क्योंकि आप मोटे तौर पर, हालांकि इसमें अब बताने लगे तो बड़ी लंबी बात चली जाती है, लेकिन मोटे तौर पर एक बार यही माने आप कि यहाँ पर कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं आएगा। और मैं इतना ही कह के इसको बंद करूंगा कि आप ये जानते हैं ना, ये सेंटेंस एक्टिव स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है या पैसिव में, है ना। आपके आंसर की मैं वेट नहीं कर रहा यहाँ, क्योंकि पहले भी काफ़ी देर हो चुकी है। ये सेंटेंस एक एक्टिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस है, और एक्टिव स्ट्रक्चर के सेंटेंस में आप कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज नहीं करते। फिर भी एक बार अपनी तरफ से मैं यहाँ डबल टिक लगा रहा हूँ, आप एक बार इस वर्ब पे, क्योंकि कंफ्यूजिंग है काफ़ी ये, इस वर्ब पे कुछ 8-10 सेंटेंसेस पढ़ के रखें। इट मीन्स अगर ये दोबारा कभी पूछा जाए तो हम कारण के साथ आंसर बता सकें। एक बार यहाँ इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने, इसको डबल टिक लगा दिया। इसका मतलब कंप्राइज पे एक्टिव और पैसिव में, दोनों में सेंटेंसेस पढ़े, थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करें, 10-12 सेंटेंसेस में बात साफ हो जाएगी सारी। फिलहाल यहाँ हम इतना ही आंसर देंगे, एक्टिव स्टाइल में चल रहा है, कंप्राइज के साथ ऑफ ना लगाएं। चलिए I was so inquisitive that I raised many questions in the class. I was so inquisitive that I raised many questions in the class. मैं इतना inquisitive था। इंक्विजिटिव होता है जो इंक्वायरी ज़्यादा करता है, पूछताछ ज़्यादा करता है, जिज्ञासा होती है जिसमें जानने की इच्छा होती है। आई वॉज सो इंक्विजिटिव, मैं इतना जिज्ञासु था, दैट आई रोज मैनी क्वेश्चंस इन द क्लास। कहाँ लगा आपको कि सेंटेंस में कुछ गड़बड़ है? सीमा लांबा सही जवाब दे रही हैं, सही आंसर दिया है सीमा ने। बराबर किसी का आंसर अभी आया नहीं, ठीक है। सीमा आपका आंसर एकदम राइट है, रेस्ड आएगा। इसके पीछे कारण भी जानते हैं या सिर्फ इतना ही किया गया है कि कुछ पढ़ा हुआ था या जम नहीं रहा? इन दोनों में से एक बात थी या कारण भी मालूम था? बस अगर कारण मालूम है आप एक थम्स अप दे दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कारण भी मालूम है। अब जो बच्चे नहीं जानते थोड़ा सा ध्यान रखें, हालांकि बड़ा ट्रिकी है ये पहचानना कि जब वर्ब्स एक जैसी नज़र आए, जब वर्ब्स आपको एक जैसी नज़र आए, कौन सी फटाफट किस सेंटेंस में यूज़ कर दी गई, और हम एकदम स्पीड से पढ़ते हैं तो इतना टाइम भी नहीं होता और इतनी जल्दी हमें पहचान भी नहीं होती। पढ़ा हुआ होता है तो ठीक है, सामने आ जाती है बात। तो थोड़ा सा ध्यान रखें,
राइज, रोज, रिजन, इसको बहुत लोग राइजन भी बोल देते हैं, ज़्यादातर सही प्रोनाउंसिएशन रिजन के साथ। राइज, रोज, राइजन या रिजन, रिजन ही होना चाहिए। और एक वर्ब है साथ की, रेज, रेज्ड, रेज्ड। अच्छा, दोनों का हिंदी मतलब भी कुछ उठना, उठाने से या इंक्रीज से रहता है। जैसे आप पढ़ते होंगे प्राइस राइज, तो यहाँ इंक्रीज से भी मतलब हो जाता है कई बार, है ना। लेकिन कैसे पता चले, एक सेंटेंस हमें जरूर आता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये सेंटेंस हमें आता है, द सन राइजेज, इट मीन्स मूव अपवर्ड, मूव अपवर्ड। लेकिन जब रेज यूज करते हैं तो कुछ इसी तरह का मीनिंग इसका भी होता है, तो बारीकी तो नहीं पता चल पा रही, लेकिन थोड़ा सा किन वर्ड्स के साथ यूज किया जा रहा है एक तो ये देख लें। जैसे कि रेज तब आता है जब कोई क्वेश्चन या मुद्दा उठाया जाए। उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाया, उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाया। स्टूडेंट्स ने क्लास में 3 क्वेश्चन रेज किए, इट मीन्स 3 प्रश्न उठाए। प्रश्न उठाना एक तरह मुद्दा उठाना एक ही बात है। 3 प्रश्न उठाए, इट मीन्स सामने रखे, आप इनका आंसर दीजिए। संसद में इस मुद्दे को उठाया गया, तो उस टाइम आप यूज करते हैं रेज। द सन राइजेस, किसी चीज का अपवर्ड आना, ऊपर आना, ये तो कुछ मीनिंग तो दे गया। हाँ, थोड़ा अंतर हमें मालूम है, कुछ मीनिंग तो दे गया, लेकिन जो ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो राइज एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और रेज एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अब जिन स्टूडेंट्स को ये मालूम है, पहले सुना है, पढ़ा है, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या चक्कर होता है, ये यूं मान लीजिए जब इसे यूज करते हैं, इसको ट्रांजिटिव क्यों कह रहे हैं, तो इसके बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि यहां लिखा पड़ा है, आई रेज्ड मैनी क्वेश्चंस, आगे ऑब्जेक्ट लिखा है। और जब इसका यूज करते हैं तो आप सेंटेंस देख लीजिए, द सन राइजेज इन द ईस्ट, एक इंट्रांजिटिव वर्ब यूज हुई है, आगे ऑब्जेक्ट नहीं है। ये इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, तो यहां साफ लिखा है आगे एक ऑब्जेक्ट है, तो आप रोज यूज करेंगे। रोज तो राइज की सेकंड फॉर्म है, तो हम रेज्ड यूज करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह के जो वर्ब्स एक जैसी दिखाई देती हैं और हिंदी एक जैसी बना देती हैं, उन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आपसे बात पहले हो चुकी है, आपको पढ़ाया जा चुका है कैसे। मैंने कहीं बताया था हैंग की सेकंड फॉर्म हंग भी होती है और हैंग्ड भी होती है। तो एक का मतलब है कुछ दीवार पे, छत पे कुछ लटकाना, जैसे पंखा, जैसे कैलेंडर, और एक का मतलब होता है फांसी से रिलेटेड होता है, फांसी देना, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट करना। जब सेंटेंस में बात किसी चीज को टांगने की हो रही है दीवार या छत पे, तो हंग यूज करते हैं सेकंड फॉर्म के रूप में, और जब फांसी देने की बात हो रही हो तो हैंग्ड यूज करते हैं। दोनों का मतलब जब सेंटेंस में चल रहा हो, एक दूसरे की जगह यूज कर दिए जाए तो एकदम नहीं पहचाने जाते किसका मतलब क्या है। और देखिए, लाई, झूठ बोलना, लाई ही लेट जाना होता है। झूठ बोलने की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ रही है लाइड, लाइट। लेट जाने की सेकंड फॉर्म आ रही है और थर्ड आ रही है कुछ और इतना ही नहीं, तीसरी बार ये भी कि एक और ले, LAY, जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज होता है, ये तीसरी कोई चीज है। जैसे कि पक्षी द्वारा अंडा देना, बलिदान करने के लिए भी यही वर्ड यूज होता है, laid his life. The soldiers laid their life for the country. Our hen, हमारी मुर्गी ने, our hen has laid 2 eggs. तो यहां ले का मतलब है पक्षी द्वारा अंडा देना या बलिदान देने के लिए भी, और दूसरा नींव रखने के लिए, बिल्डिंग की हम नींव रखते हैं ना, लेड फाउंडेशन। तो ये बड़ा ट्रिकी हो गया, ये तो
गड़बड़ हो गई ना। लाई कहाँ यूज़ होगा, सेकंड फॉर्म लाइड कब यूज़ होगी, लाई के रूप में ले और लेन कब यूज़ होंगे। तो सेंटेंस पे ध्यान दिया जाता है, सेंटेंस किस तरफ जा रहा है। किसी पक्षी द्वारा अंडा देने की बात हो रही है, किसी के द्वारा बलिदान की बात हो रही है, किसी बिल्डिंग की नींव की बात हो रही है, कि झूठ बोलने की बात चल रही है या लेट जाने की चल रही है ना। उसी तरह हमने अभी अभी जो वर्ब्स देखी कि रोज़ लिखा था, राइज की सेकंड फॉर्म थी, आने चाहिए थी रेज की। तो थोड़ा सा इन पे ध्यान दें। ये वर्ब का सेक्शन चल रहा है और वर्ब एक जैसी दिखने वाली या जिनकी हिंदी एक जैसी हम बना देते हैं उनमें चक्कर पड़ता है, इस तरह के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। समझ गए? चलिए एक थम्स अप दीजिए अगर समझ गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, नेक्स्ट सेंटेंस ला रहा हूं। I complained against him as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways. सुधरा नहीं, he failed to mend his ways. mend his ways मतलब सुधरना होता है, अपना तौर तरीके नहीं सुधारे, ये मतलब है। I complained against him as in spite of my repeated warnings he failed to mend his ways. मेरे बार बार चेतावनी देने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ आप जानते हैं, बावजूद लिखा है, वार्निंग्स आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, चेतावनी। मेंड इज वेज, मेंड वंस वेज मतलब सुधरने के तौर तरीके अपनाना, यहां जो लिखा है। और मैंने उसके खिलाफ शिकायत, शुरू में ऐसा लिखा है, मैंने उसके खिलाफ शिकायत की। तो आपका आंसर क्या आता है, मैं वेट कर रहा हूं। और मुझे उम्मीद है ये आपका आंसर राइट जाना चाहिए। सेंटेंस को पढ़ने से कहीं ना कहीं पता चल रहा है, लेकिन यहां भी गड़बड़ वही है। हाँ, BPS नंबर 1 आंसर राइट दे गए। गड़बड़ एक्चुअली इसमें वही है कि हम वर्ड बोलते समय कई बार इसको गलत प्रोनाउंस कर देते हैं और वो आदत बन जाती है हमारी, इसलिए आपकी आदत पकड़ के ही वो सेंटेंस में डाल देते हैं। बहुत बार हमें ये मालूम नहीं होता, ज़्यादातर पेपर्स में, ज़्यादातर एग्जाम्स में इंग्लिश जो आती है वो कम्युनिकेटिव बेसिस पे आती है। कम्युनिकेटिव का मतलब है बातचीत में अच्छे वेल वर्स्ड लोग भी इस लैंग्वेज में कई बार बहुत तेज बोलते हुए वर्ड को या तो गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, या 2-3 एक जैसे वर्ड्स के बीच में कौन सा बोल देना है ये नहीं पता चलता, या एक्टिव पैसिव का ठीक से पता नहीं चलता कि इसको एक्टिव में बोलेंगे तो यहाँ ऑफ आना चाहिए या कट जाना चाहिए। उन चीज़ों को शिकार बनाया जाता है, क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एग्जाम में ले आते हैं। हाँ, इजी पोर्शंस भी होते हैं जो हमने रूल्स को रट के किए, प्रैक्टिस करके किए, वो सेंटेंसेस भी होते हैं। सारा एक जैसे क्वेश्चन नहीं दिए जाते, पर इस तरह के क्वेश्चन वहीं से आते हैं जहां हम मिस्टेक करते हैं बोलने में। आई कंप्लेंड, क्योंकि ये नाउन फॉर्म लिखी है, हमें वर्ब चाहिए। मैंने कंप्लेंट की, तो आई कंप्लेंट अगेंस्ट हिम, यहाँ वर्ब आएगी, नाउन लिखी हुई है ये। कंप्लेंट एक नाउन है, शिकायत, और कंप्लेंट शिकायत करना, ईडी। आई कंप्लेंट आना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने आंसर राइट दिया। नेक्स्ट देखते हैं। जो काम आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज जिस काम को कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, ये इसका मतलब बनता है। और इजी है सेंटेंस, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप बता सकते हैं कहाँ मिस्टेक है। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। कल पे ना टालें जो काम आप आज कर सकते हैं। आज करे सो अब, ये आपका सुना हुआ है। SP4 लिखते हैं, पुट एट आएगा। और किसी को कोई नजर आ रही हो बात? BPS आंसर दे गए, पुट ऑन। और कोई? चलो ठीक है,
वेट कर लेता हूँ मैं 5 सेकंड्स और फिर मैं आंसर देता हूँ। करेक्ट आंसर सीमा लांबा। सीमा करेक्ट आंसर दे गए, बहुत अच्छी बात है। पुट ऑफ ही लिखा है लेकिन डबल एफ वाला ऑफ आएगा। देखिए पुट ऑन जो आपने पुट ऑन बोला, पुट ऑन होता है पहनना, एज आई हैव पुट ऑन दिस कैप, है ना। पुट ऑन के और भी मतलब होता है, पुट ऑन वेट के साथ मिल जाता है तो वेट गेन करना, पुट ऑन वेट, पुट ऑन अकेले वेट के लिए भी यूज हो जाता है। पुट ऑन का मतलब है काफी वेट गेन किया है। ओके, पुट एट तो बिल्कुल अलग चला गया था। तो आपको पुट से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब्स जो भी ज्यादा यूज होती हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पुट से बनने वाली हैं, टर्न से बनने वाली हैं, कम से बनने वाली हैं, कॉल से बनने वाली हैं, लुक से बनने वाली हैं, इन से बनने वाली कुछ फ्रेजल वर्ब पे ध्यान दीजिए। ये होगा पुट ऑफ। डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो। तो पुट ऑफ का मीनिंग होता है टालना, यानी कि पोस्टपोन करना। किसी काम को पोस्टपोन ना कर दे, टाल मत दे, जिसको आज कर सकते हैं उसको आज ही निपटा दे, ये मतलब था। डोंट पुट ऑफ ये वाला आएगा, डबल एफ आएगा। ठीक है, चलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हमें शायद ये कुछ, मुझे लगता है 5वीं 6ठी क्लास हो गई है एरर डिटेक्शन के सेंटेंसेस लाते हुए। और इसमें कोई क्वेश्चन अगर रिपीट होता है दूसरी तीसरी क्लास में सेम आ जाता है लगभग वैसा, तो हमें कुछ सीखने को मिल रहा था, पिछली क्लास में मिला और इसमें हम उसको करेक्शन पे उतर आएंगे, नहीं तो तीसरी क्लास तक पता चल जाएगा। तो एग्ज़ाम में हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि एक लेवल के सेंटेंसेस लाएं, बिल्कुल 6ठी 7वीं क्लास के ना हो। चलिए सेंटेंस, द ज्यूरी वाज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, वरंट दे। तो आपको पता तो चल गया कौन से टॉपिक की बात हो रही है। यूनानिमस एक मत होता है, सभी एक पॉइंट पर अग्री थे, ये मतलब होता है अग्रीड बाय वन। द ज्यूरी वॉज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन, वरंट दे। क्या आंसर देना चाहेंगे? तो सही आंसर्स में एक कोई सीमा लांबा भी जुड़ गई हैं, दूसरा तीसरा आंसर ठीक आ रहा। सीमा गुड गोइंग। The jury was unanimous in its decision, weren't they? हाँ, सीमा करेक्ट जा रहा है आंसर। हिमांशु सहारन, थोड़ा सा ध्यान दें। हिमांशु, आपने पहचाना तो सही है कि ये टैग क्वेश्चन से रिलेटेड बात है और आगे चल के टैग क्वेश्चन रॉन्ग है, लेकिन वॉज एक सिंगुलर वर्ब है, दे सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वॉज दे कभी नहीं हो सकते एक साथ, है ना। सीमा ने राइट आंसर दिया है। अब ये है कि वरंट दे की जगह वॉजंट इट क्यों आएगा। हरीश कुमार बुंदेला लिखते हैं देर आएगा, तो हरीश जी ने यहाँ कहाँ ठीक किया इसको कि इट्स की जगह, ठीक है हरीश जी, ठीक है। एक चीज़ और सुन लीजिए कि इस पूरे सेंटेंस को रीराइट करना हो तो ये 2 तरीके से हो रहा है। इट्स की जगह, हरीश कुमार इट्स की जगह देर आएगा, हाँ ठीक है। सुन लीजिए, अगर हरीश कुमार जी इट्स की जगह देर आता है तो फिर यहां भी क्या हो जाएगा, वॉज की जगह क्या हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लूरल मानते हुए अगर देयर कर दिया तो यहां भी वर होगा। द ज्यूरी वर यूनानिमस इन देयर डिसीजन, तो तभी बनेगा, है ना। तो ये 2 जगह राइट करना पड़ रहा है, ठीक है। रीराइट करने को बोला उन्होंने तो हमने कर दिया, तो इस तरह सेंटेंस सही जा रहा है। लेकिन यहां भी फिर वर होगा और यहां वर होगा, यहां देयर होगा, तो टैग क्वेश्चन सही बैठ गया। वरंट दे, फिर तो टैग क्वेश्चन बैठ गया सही, सही लिखा है। यानी कि स्टूडेंट का कहना है सर अगर हम यहां वर कर दें और यहां कर दें देयर, तो आगे आपका टैग क्वेश्चन सही बैठ जाता है। लेकिन हमने 2 जगह मिस्टेक निकाली है। और एक बार क्यों ना ध्यान दें कि हम छोटा पोर्शन, जितना छोटा हो सके
वहाँ अगर थोड़ा सा चेंज कर दें तो सेंटेंस राइट लिखा हुआ नज़र आए पहले से ही। तो सीमा लांबा इसका सही आंसर दे गई। द ज्यूरी, द कमेटी, टीम, इनको सिंगुलर और प्लूरल दोनों वेज में बोला लिखा जाता है, दोनों वेज में बोला लिखा जाता है। लेकिन यहां देख लिया हमने कि सिंगुलर रूप में ये यूज हुआ और आगे सिंगुलर ही प्रोनाउन ले लिया, इसका मतलब इसको सिंगुलर मान के बात की जा रही थी, इसलिए हम यहां लिखेंगे wasn't, और wasn't के साथ दे आ नहीं सकता, उन्होंने खुद ही प्रोनाउन दे रखा है आपको। जब ज्यूरी के लिए प्रोनाउन लगाया ही इट है तो हम wasn't it, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की जगह प्रोनाउन रखना होता है। तो ज्यूरी एक बॉडी है, एक इस तरह की कि हम उसके लिए जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो ही या शी या देर यूज नहीं करेंगे, इट यूज करेंगे सिंगुलर में, अगर उसको सिंगुलर में मान के बात की गई है। चलिए आई थिंक आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, डोंट आई, एक और साथ में दिया आपको वैसे का वैसे क्वेश्चन। आई थिंक आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, डोंट आई। ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग जानते हो, ये वर्ड्स सिनोनिम एंटोनिम्स में पूछे जाते हैं। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, पेसिमिस्ट निराशावादी। ऑप्टिमिस्ट आशावादी और पेसिमिस्ट निराशावादी, मीनिंग आपको मालूम है। मेरे ख्याल से मैं एक ऑप्टिमिस्ट हूं, है ना। ये जो लास्ट में है ना चली, लास्ट में जो है ना हुई, वो एक क्वेश्चन टैग था और आंसर आने स्टार्ट हो गए। एक दो, दोनों आंसर राइट आए हैं, एक आंसर थोड़ा सा रॉन्ग जा रहा है, कोई बात नहीं, अभी सुनेंगे वो भी, तो वो भी आगे से राइट करना स्टार्ट करेंगे। हरीश कुमार बुंदेला और एस पिचालिया और BPS नंबर 1, ये तीनों ने आंसर राइट दिया है। आंट आई आएगा, आंट आई आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दें, आंसर आपका राइट है। और जिन्हें नहीं मालूम चला, यहां पूरे सेंटेंस में जो मेन पार्ट है वो है ये, आई थिंक नहीं, मेन पार्ट कौन है, आई एम एन। मेरे ख्याल से अभी सेंटेंस तो अब बोलना है, मेरे ख्याल से आई एम एन ऑप्टिमिस्ट। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब को हम ले रहे थे, और आपको भी मालूम है कि जब सेंटेंस टैग क्वेश्चंस में कोई पॉजिटिव सेंटेंस चल रहा हो, डिक्लेरेटिव चल रहा हो, तो क्वेश्चन टैग बनता है नेगेटिव, और अगर ये पहले से नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग चलता है पॉजिटिव, है ना। आपने आंसर राइट दिया है, मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जिन्हें नहीं आता। तो हमने यहां से उठाया एम, और हमें करना तो चाहिए था एमंट, क्योंकि नेगेटिव था, और लास्ट में आ जाता आई क्वेश्चन मार्क, होना तो ये चाहिए था, लेकिन टैग क्वेश्चन में एमंट यानी एम का नेगेटिव नहीं लिखा जाता, और लिखना पड़ जाए तो हम आंट लिखते हैं, आंट बोलते हैं, इसलिए ये होगा। ठीक है। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता, आई थिंक आई एम नॉट एन ऑप्टिमिस्ट, आई एम नॉट एन ऑप्टिमिस्ट, तो फिर आपका टैग बनता एम आई, फिर क्या टैग बनता, फिर बन जाता एम आई, फिर आर आई नहीं बनता, क्योंकि एम को सिर्फ नेगेटिव में टैग के रूप में नहीं लिखा बोला जाता। ठीक है। चलिए आगे। She said that if she gets selected, she would not have to take an exam further. ये टॉपिक ही ऐसा है, एग्जाम में आना बनता है और आता रहता है। इन दो टॉपिक्स के बिना बहुत बार ऐसा देखा गया है, पेपर सेट नहीं होता। पैसिव वॉइस और नरेशन, इनमें से या तो एक आता है या दोनों आते हैं, बहुत बार पेपर में रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस।
तो आपने क्वेश्चन की शुरुआत में देख तो लिया, टॉपिक तो आपको मालूम पड़ गया। शी सेड दैट इफ शी गेट्स सेलेक्टेड, शी सेड दैट से पता चल गया था टॉपिक कौन सा है, लेकिन सेंटेंस को हमें देखना है, करेक्ट करना है, कैसे करेक्ट होगा। आंसर आने वाले हैं और बहुत अच्छी बात है कि आपका राइट आंसर आता है तो मेरे लिए समझाना बड़ा इजी हो जाता है। रॉन्ग आंसर आता है तो सारा जो पहले किसी ने इसका मतलब पढ़ा नहीं है ठीक से या याद नहीं है, तो पिछला सारा बताना एक ही कुछ 10-15 सेकंड में मुश्किल हो जाता है। उसके लिए फिर से आप टॉपिक चलाओ तो बनती है बात। सीमा लांबा करेक्ट आंसर, शी गॉट, BPS गेट आएगा ऐसा लिख गए। सीमा एस पिचालिया दोनों ने आंसर सही दे दिया है। यहाँ आएगा इफ शी गॉट, GOT। शी सेड दैट, यहीं से स्टार्ट हो गया था नरेशन, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट का जो सेंटेंस था। शी सेड दैट इफ शी, अब हो तो यहाँ गेट्स भी सकता था जैसा लिखा है, लेकिन आगे चल के सेंटेंस विल का क्या बनाया गया है, वुड, तो आगे चल के विल का वुड बनाया है। इसका मतलब बात पास्ट की कही गई। और मैंने पहले कहा था अगर आपको कहीं ऐसे दिक्कत आए ना, तो एक चीज़ इस नरेशन के टॉपिक में एक चीज़ ज़रूर सीखो कि जब आपको किसी का नरेशन दे दिया जाए या बनाने के लिए कह दिया जाए, एक डायरेक्ट सेंटेंस दे दिया, आप ही नरेशन बनाओ, या तो दे दिया बना बनाया दे दिया, उसमें कुछ मिस्टेक छोड़ दी, लेकिन किसी का बनाने के लिए दे दिया जाए या सेंटेंस दे दिया जाए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कौन से डायरेक्ट सेंटेंस का बनने जा रहा है या बना हुआ है, कौन सा डायरेक्ट सेंटेंस क्या था जिसका ये नरेशन बना हुआ है। तो इफ आई, इस लड़की ने क्या कहा होगा, डायरेक्ट जब बोल रही थी सेम बात इस लड़की के मुंह से निकल रही थी, ये तो हम बता रहे हैं। उसने कहा कि अगर वो, हमने स्टार्ट किया ना बताना, उस लड़की ने अपने मुंह से क्या कहा होगा जब हमने ये बात सुनी होगी। लड़की ने क्या वर्ड्स, इफ आई, क्या कहा होगा, गेट्स सेलेक्टेड आई वुड नॉट हैव टू टेक एनी एग्जाम फर्दर, कि आई विल नॉट कहा होगा, आई विल नॉट हैव टू टेक, मैं अगर सेलेक्ट हो जाती हूँ ना तो मुझे आगे एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये था। अब इसी बात को हम पास्ट में ले गए, तो हमें यहाँ करना था शी सेड दैट इफ शी, उसने कहा था आई गेट सेलेक्टेड, इफ शी गॉट सेलेक्टेड शी वुड नॉट, उसने अपने मुंह से कहा होगा आई विल नॉट हैव टू, हमने विल को क्या कर दिया, वुड, तो फिर उसके मुंह से निकले गेट को भी, आई गेट को भी पीछे ले जाना पड़ेगा, गॉट करना पड़ेगा। कुछ और आंसर दे गए, डिड आई गेट सिलेक्टेड, नहीं, चलो आंसर तो मैंने बता ही दिया। तो आप एक बार ऐसा मानो, अभी टीचर ने हमें नहीं बताया, अभी भी हम पे बात छोड़ी हुई है कि इस यहाँ कहाँ मिस्टेक है, तो आपको क्या करना है, ये किसने कही थी बात और उस टाइम कहते समय उसके मुंह से निकले वर्ड्स नोट करो, मेरा मतलब डायरेक्ट स्पीच को नोट करो। डायरेक्ट स्पीच क्या थी जिसका आपने ये बना दिया है, ये मैंने टॉपिक पढ़ाते समय भी सिखाया था कि ऐसा आपको करना होता है। अदरवाइज कई बार हमसे इस तरह देखने में गलती हो जाती है कि उसका विल करूं, उसका वुड करूं, वुड हैव, तो हैव नहीं आएगा, ये आएगा, या टू टेक की जगह टू नहीं आना चाहिए, बहुत हर जगह हमें गलती मिलती है, ऐसा भी देखते हैं। हाँ, फिर भी आपका कहीं ना कहीं आंसर राइट आ रहा है, ठीक है। चलिए, यू शुड हैव गेट समवन टू बी ओपन दिस बॉक्स, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे सेंटेंस राइट हो जाएगा। यू शुड हैव गेट समवन टू बी ओपन दिस बॉक्स, और मैं आपको बता दूं, आप किसी और तरफ ना चले जाएं, ये कोई किसी से क्या कह रहा है, आप किसी से बॉक्स खुलवा लीजिए। इट मीन्स कई बार हमसे टिफ़िन वगैरह नहीं खुलते, टिफ़िन बॉक्स नहीं खुलता ना, घर पे कोई डिब्बा नहीं खुलता, अरे खुलवा लो किसी से, ये हुआ है। तो यहाँ शुड का मतलब है आपको ऐसा कर लेना चाहिए, आपको ये डिब्बा किसी से खुलवा लेना चाहिए। इट मीन्स काफ़ी देर हो गई है, जोर लगाते नहीं खुल रहा, ऐसे।
तो आंसर आ रहा है, हिमांशु कह रहे हैं बी नहीं आएगा। हिमांशु अगर बी नहीं आएगा तो देखिए सेंटेंस पढ़ा कैसे जाएगा, बी हटा दिया जाए तो, बी हटा दिया जाए तो सेंटेंस कैसे पढ़ा जाएगा, यू शुड हैव गेट समवन टू ओपनड हो जाएगा, और टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम टू ओपनड तो कर नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, मैं आंसर का वेट कर रहा था शायद आ जाए, दूसरी बात यहां हो रही है कॉजेटिव वर्ब यूज की गई है, गेट। यू शुड हैव डैश समवन टू बी ओपन दिस बॉक्स, और मैं इसकी सही हिंदी थोड़ा सा करेक्ट करके बता दूं, आपको ये बॉक्स किसी से खुलवा लेना चाहिए था, ये बन रही है, खुलवा लेना चाहिए की जगह भी खुलवा लेना चाहिए था बन रही है। अब शायद समझ जाओ, हैव नहीं आएगा, शुड गेट समवन। अच्छा ऐसा करें तो फिर टू बी ओपनड आगे बिल्कुल ही रॉन्ग ना, कितनी बार टू ओपन करें, टू ओपन कर दें तो अभी भी सेंटेंस में गड़बड़ है। टॉपिक मॉडल का पढ़ाते समय इसका आंसर मैंने दिया था, आज फिर दे जाता हूं, क्योंकि हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स उस टाइम ज्वाइन ना किया हो, और जिसने किया वो भूल चुका हो। एक बार फिर से मैं आंसर दे देता हूं क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं लगता इसमें। देखिए पहले तो मेरे इस छोटे से सेंटेंस का जवाब दीजिए, ये क्या लिखा है, यहाँ से ज़्यादा ठीक रहेगा। यू शुड टेल हिम एवरीथिंग। ठीक है, अब मैं आपके आंसर नहीं देख रहा हूं। यू शुड टेल हिम एवरीथिंग, इसका मतलब बनता है आपको उस बंदे को सब कुछ बता देना चाहिए। ओके, सुनते रहना। यू शुड टेल हिम एवरीथिंग, आपको उस जने को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन अगर हमें यह कहना है कि आपको उस बंदे को सब कुछ बता देना चाहिए था, पास्ट में ले जाते हैं बात को, तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, यू शुड हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग हो जाएगा। अब आपके पास आंसर आ चुका है ऊपर वाले सेंटेंस का। दोबारा सुनिए, यू शुड टेल हिम एवरीथिंग, प्रेजेंट में बात चल रही है, आपको उसको सब कुछ बता देना चाहिए, मतलब सच सच बता दो आप उसको सब कुछ। ठीक है, हाँ अब आएगी बात। यू शुड हैव टोल्ड हिम एवरीथिंग का मतलब है आपको उसको सब कुछ बता देना चाहिए था, इसलिए ऊपर वाले सेंटेंस में होगा यू शुड हैव गॉट। अभी भी सेंटेंस आपको रीराइट करने के लिए कहा गया है, सिर्फ गॉट की ही गलती नहीं है, आगे भी सुनिए। सेंटेंस रीराइट करने के लिए बेशक एक जगह मिस्टेक छोड़ी जाती है, या कई बार सेंटेंस को अधूरा लिख के आगे किसी भी तरीके उसके दो आंसर्स भी बन सके आपके लिए छोड़ दिया जाता है कि आप जैसे मर्जी बनाओ। इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं सेट होने, इस सेंटेंस को सेट करने के, करेक्ट करने के, आप कर दीजिए। इस तरह के क्वेश्चन भी डाल देते हैं। यहां गेट को तो गॉट होगा, शुड हैव गॉट हो सकता है, शुड हैव गेट तो नहीं हो सकता ना। बताना आपको किसी से बॉक्स खुलवा लेना चाहिए था, लेकिन जब आपने कॉजेटिव वर्ब गेट यूज कर दी तो कॉजेटिव वर्ब के ठीक बाद कौन लिखा है, बचे हुए सेंटेंस का डूअर लिखा है। बॉक्स को खोलेगा कौन या खुलवाया जाएगा तो कौन काम करेगा, समवन। डूअर लिखा है, डूअर लिखा है तो गेट एक्टिव में चलना चाहिए, गेट एक्टिव में चलना चाहिए। तो गेट एक्टिव में चलेगा तो आगे आंसर क्या बैठेगा, आगे वर्ड्स कैसे बैठेंगे, someone to open this box, you should have got someone to open this box आएगा। B भी हटेगा और D भी हटेगा। You should have got someone to open this box, रीराइट ऐसे होगा, है ना। to be नहीं आएगा और opened का भी फर्स्ट फॉर्म होगी, क्योंकि to प्लस फर्स्ट फॉर्म। B नहीं आएगा, टू आएगा, ओपन। समझ वही रहा होगा जिसने कॉजेटिव का पूरा टॉपिक किया है, और जिसने नहीं किया इन्हीं दिनों में, पिछले 5-6 दिन 7 दिन में
आप कोई भी उसमें डे तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप देखिए कि कॉजेटिव वर्ब के नाम से पूरी वीडियो है, पूरा पीरियड है, आपको पूरी बात समझ में आएगी सारी की सारी कि क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि बचे हुए सेंटेंस में डूअर हो डूअर ना तो ऐसे कर लें, आप वो वीडियो देखें। हाँ, 50 मिनट्स देने ज़रूर पड़ेंगे आपको, उसके बाद पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए He told that he was right, but nobody trusted him. उसने कहा कि वो सही था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उसने कहा He told that he was right. उसने कहा, बताया कि वो सही था, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं किया, सही बोल रहा है। वेटिंग फॉर द आंसर, अभी तक तो आया नहीं कोई। He told that he was right, but nobody trusted him. सीमा लांबा लिखती है नो एरर। और सीमा एक कोशिश और करो, एक्चुअली आपको इसकी गलती मालूम है, मतलब सेंटेंस में ऐसी बात नहीं है कि गलती पकड़ी ना जाए। ये नो एरर का सेंटेंस है नहीं एक्चुअली। एसपी चालिया लिखते हैं हैड ट्रस्टेड आएगा, तो एसपी चालिया हैड ट्रस्टेड, ये तो उल्टा कर दिया, उल्टा। हैड किसी सेंटेंस में तब होता है, यानी कि हैड ट्रस्टेड से सेंटेंस आपका बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट को हम कहते हैं पास्ट ऑफ द पास्ट। तो ही टोल्ड, उसके बताने से भी पहले की बात थोड़ी है कि किसी ने विश्वास नहीं किया। वर्ड ट्रस्टेड नहीं, दूसरी तरफ चले गए आप। दीपिका लिखती हैं वर्ड ट्रस्टेड आएगा, दूसरी तरफ चले गए। नोबडी, ये कैसे कर दिया दीपिका? नोबडी वर्ड ट्रस्टेड तो बिल्कुल गलत हो रहा है। ये तो एक्टिव के सेंटेंस को बेवजह हम पैसिव में चला रहे हैं, जिसका कोई तुक नहीं बनता। देखो कि गलती सामने ही पड़ी है। नोबडी और नो वन को तो हम इस तरह अलग नहीं कर सकते ना। नहीं पहचाना, कोई बात नहीं। देखिए आपको मालूम था ये, एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बताते ही आप कहेंगे हाँ ये चीज़ मालूम थी, उसके बाद भी पकड़ी नहीं गई। रिपोर्टिंग वर्ब में आप ही टोल्ड जब भी लिखते हैं, इसके तुरंत बाद कोई ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी होता है। ही टोल्ड मी, या ही टोल्ड हिम, या ही टोल्ड देम, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है तो टोल्ड बनता है। टोल्ड तब लगाते हैं, अदरवाइज रिपोर्टिंग वर्ब में सेड ही चलता है। दीपिका अब बराबर चल पड़ी, सेड आएगा। डोलाराम बाजिया सेड आएगा, करेक्ट। डोलाराम जी बड़ी देर बाद ज्वाइन किया, चलो फिर भी सही आंसर के साथ ज्वाइन किया, बहुत अच्छी बात है। ही टोल्ड मी, सुना हुआ है आपका? ही टोल्ड मी, आई टोल्ड हिम, ही टोल्ड देम, ही टोल्ड हर, ये सुना हुआ है। ही टोल्ड दैट, सीधा ही चला दिया, तो टोल्ड की जगह क्या आ जाएगा? सेड आएगा। और आपको इसका पता था, नो नीड टू से सॉरी, कोई बात नहीं, आपको इसका मालूम था। फिर भी आप अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, है ना। आपने जो चीज़ें रट रखी है ना यहाँ की, सेड रह जाता है, या सेड टू टोल्ड में चेंज होता है, कभी होता है कभी नहीं होता, कुछ हैं कुछ पॉइंट्स, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, हमने टॉपिक पढ़ाते समय बताए हुए भी हैं। एक बार थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दें, अगर हमसे कहीं हो रही है ना मिस्टेक, तो उस पॉइंट पे एक बार खंगालना ज़रूरी है, आपको थोड़ा अच्छे से देखना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आज का आखिरी सेंटेंस करते हैं। हालांकि आज कुछ वर्ड्स थे मेरे पास एंटोनिम्स के रूप में, पूछने थे आपसे, कोई बात नहीं, वो कल आ जाएंगे। The sentence is, due to unfavorable condition, I was failed to pay my examination fee.
विपरीत दशा के कारण इट मीन स्थिति फेवरेबल नहीं थी, सिचुएशन फेवरेबल नहीं थी, टाइम वक्त जो था वो अच्छा नहीं चल रहा था। आई वॉज फेल टू पे माई एग्जामिनेशन फी। देखते हैं क्या आंसर मिलता है। फर्स्ट आंसर जो आया अभी ठीक नहीं आया, बीपीएस डॉलर हम लिखते हैं, वॉज नहीं आएगा, करेक्ट, वॉज नहीं आएगा, ये है इसका आंसर। डॉलर हम बाजी आंसर दे चुके हैं। ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन आई फेल्ड टू पे माई एग्जामिनेशन फी। आप भी देख रहे हैं ये जो सेंटेंस चल रहा है, आई वॉज फेल टू पे, ये एक्टिव में चल रहा है, एक्चुअली पैसिव में इसको होना नहीं चाहिए। आई काम को करने वाला है, काम क्या करना है, पे करना है, फीस पे करनी है स्कूल की या कॉलेज की। काम को करेगा कौन, आई। तो सेंटेंस के शुरू में ही अगर डूअर होता है काम को करने वाला, तो सेंटेंस होना भी एक्टिव स्टाइल में चाहिए। स्टूडेंट सुन रहे हैं बात, कि अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में डूअर को रखा जाता है, सेंटेंस के डूअर को, वहां से सेंटेंस की स्टार्टिंग सब्जेक्ट के रूप में स्टार्ट की जाए, तो वो सेंटेंस आपका एक्टिव स्टाइल में चलना चाहिए, एक्टिव स्ट्रक्चर में चलना चाहिए। और जब डूअर को नहीं, रिसीवर को रख देते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को, जो सेंटेंस का एक्चुअल में ऑब्जेक्ट है, जिस पे काम हो रहा है, जिस पे वर्ब का असर पड़ रहा है, ऐसे आप समझते हो, उसको रख देते हैं, तो सेंटेंस पैसिव में चलना चाहिए। मैं जो बात कह रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं शायद कुछ को समझ ना आ रही हो, वो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगी। The farmer killed a snake. The farmer killed a snake. यहां काम किसने किया है, सांप को मारने का, फार्मर ने। काम हुआ किस पे है, सांप पे। तो ये तो है डूअर, यानी कि सब्जेक्ट कौन है, जो डूअर है। सब्जेक्ट डूअर है या नहीं, सब्जेक्ट तो हमें दिख ही रहा है, ये है, वो डूअर है कि नहीं। डूअर का मतलब किसी काम को करने वाला, तो करने वाला ये है। सांप काम को करने वाला नहीं है, लेकिन अगर आपने सांप से स्टार्ट कर दिया उसको, स्नेक से, सेंटेंस को, तो अब ये आपका सेंटेंस जाएगा पैसिव स्टाइल में। पैसिव स्टाइल में कैसे जाएगा, ए स्नेक, आपको भी मालूम है इसका क्या पैसिव है। अ स्नेक वॉज किल्ड बाई द फार्मर। तो आपको वर्ब देखनी है। हाँ, इतना जरूर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि देखने पर आपको तुरंत समझ में आ जाए ये पैसिव में लिखा हुआ है कि एक्टिव में लिखा हुआ है। इतना आपको एक्टिव पैसिव का टॉपिक समझाएगा। तो मैं टॉपिक वो भी करवा चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक तो सारे हो ही चुके हैं। उसके बाद ही हम लाए हैं एरर डिटेक्शन का पार्ट। तो ए स्नेक वॉज किल्ड बाई हिम, आप देख रहे हैं यहाँ जो वर्ब चल रही है वो पैसिव में चल रही है, और यहाँ भी हमने पैसिव में चला दी, जबकि सब्जेक्ट बना रखा है हमने किसको, जो एक्शन का डूअर है। सेंटेंस के अंदर एक्शन कौन है, पे करना, वर्ब का डूअर कौन है, आई, शुरू में रख रखा है ना सब्जेक्ट के रूप में, तो फिर सेंटेंस एक्टिव में चलेगा, पैसिव में नहीं चलेगा। पैसिव में चला है तो वो गलत है। ठीक है, तो अच्छा साथ दिया आपने, आंसर आपकी तरफ से ठीक मिल रहे थे। बीच बीच में होता है कि हाँ कोई टॉपिक नहीं है दिमाग में, तो आंसर गलत भी जा रहा था, तो हम डिस्कस कर रहे हैं वहाँ, और उसके आंसर साथ साथ दे रहे हैं। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है ज़्यादा तो उसको डबल टिक लगा रहे हैं। आपको ये देखना है आज के कुछ हमने 14-15 जो भी सेंटेंसेस किए हैं, उनके अंदर जहाँ जहाँ हमें थोड़ा डाउट था, बेशक आपने आंसर राइट दिया हो, आपको उस टाइम डाउट भी था, थोड़ा सा वहाँ क्लियर कर लें बात को, क्योंकि ये क्वेश्चन फालतू क्वेश्चन नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। गुड बाय, गुड नाइट।